तो सॉरी मैं इतना लेट आ रहा हूँ। और हाँ, मैं पिछला वीडियो जो डाला था भाई उसमें सभी लोग ये कमेंट करते भाई तो बुक ऑफ स्पेयर लाओ। मैंने बोला ठीक है चलो, अब जितना दिन रहेगा मैं कम से कम एक वीडियो में 10 एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जुफेन जो कि जाते जाते वोकिंग से कहा था कि देखो यार मैं ना विलन ही ठीक हूँ। एंड अब आगे जुफेन के जाने के बाद में अनाउंसर जो कि वोकिंग से पूछता है ये अच्छा है क्योंकि आप दोनों इसकी परवाह नहीं करते। और जुफेन के बोलने के तरीके से मैं ये समझ सकता हूँ कि आखिर ये फाइट किस तरह से एंड हुई। और इसी के साथ में अनाउंसर जो कि अनाउंस करता है कि अल्टीमेट क्लियरिटी सेट जो कि इस मैच को जीत चुकी है। और इधर हम ऑडियंस को देखते हैं जो कि काफी खुश होते हैं। इसी के साथ ही हम यानवो को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है। तो डीमन भी अपना एक बात रखते हैं, शायद मैं ही रिसेंट डे में कुछ ज्यादा ही लेजी हो गया था। और इधर हम सिस्टर चूचू के सिस्टर्स को देखते हैं जो कि शौक होते हुए उससे कहते हैं कि सिस्टर चूचू उसने तो टॉप पर रहने का ग्लोरी ही छोड़ दिया है, अब तो ऐसा लग रहा है कि उसके वनरेबल्स उससे पक्का ही गुस्सा होंगे और ये मौका शायद फिर से उसे ना मिले। शायद अगले बार जब वो डबल ड्रैगन गैदरिंग में आएगा तो वो इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। और इधर हम सिस्टर चूचू को देखते हैं जो कि एक हल्की सी मुस्कान के साथ में कहती है कि वो अभी भी ऐसा ही है जैसा पहले था। एंड इधर हम इस चूतिया यंग मास्टर को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि जुफेन स्कैम्स और ट्रिक्स के बाद आए ना तो जुफेन ने उन्हें काउंटलेस टाइम खेला है। हमारे मिस्टिकल हेवन सेक्ट में तो सिर्फ एक बार किया, लेकिन क्यों आखिर में जुफेन को एक नोबल हीरो बना दिया गया और हमारी ब्राइट सेक्ट को हिपोक्रेट लेवल दे दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? एंड इसी के साथ में सीन कट होता है और हम एक्सलेट हायरन को देखते हैं जो कि कहते हैं जो कि एक्सलेट बाय में से कहता है कि अबे वो बुड्ढे आदमी डबल ड्रैगन गैदरिंग में 5 बार जज रह चुका हूँ, लेकिन पहली बार उसे इतना बास्ट देख रहा हूँ। अल्टीमेट क्लियरिटी सेक्ट विनर है, बस इतना ही बात उसे बोलनी थी। तो आखिर वो अनाउंसर थोड़ा बेहतर वाला क्या है? आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? ऐसा लग रहा है कि उसे उनसे कुछ ज्यादा ही लगा हुआ है। एंड इसी के साथ में एक्सलेट बाय में कहते हैं कि अबे चूतिए वो क्लियरली तुम्हारे डेमोनिक डिसेबल को थोड़ा फेम दे रहा है और बूढ़े घुसट कहीं के। मैं तो कहने भी वाला नहीं था कि वो तुम्हारी साइड ले रहा है, पर तुमने ही शुरू कर दिया। अच्छा दिखने लिए कितना कमीने बन रहे हो तुम। और जिस पर एक्सलेट हायरन कहता है क्या यार कौन सा अच्छा दिखने वाला यार, जब जुफेन डबल ड्रैगन मैनर में एंटर करेगा तो उसे सिखाने वाले हम दोनों ही होंगे और तो इसीलिए तुम भी इसमें शामिल हो। जिस पर एक्सलेट बाय में कहता है कि अरे प्लीज वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर है, बिल्कुल तुम्हारी कैटेगरी का। मैं उसे जो भी सिखाऊंगा वो बस थोड़ी सी असिस्टेंस होगी और जो मुझसे सच में सीख सकता है वो सिर्फ येलिन है। हाँ वो हार गया, लेकिन मेरी गाइडेंस के नीचे वो जरूर एक दिन आसमान में उड़ेगा और इसीलिए हमारे बीच जो डील हुई है उसे तुम्हें याद रखना होगा। और जिस पर एक्सलेट हायरन कहता है कि अरे यार ऑफ कोर्स अब दोनों फिर से लड़ेंगे कि आखिर बेहतर कौन है। एंड इसी के साथ में सीन कट होता है, हमें अरेना का सीन दिखा जाता है जहाँ पर ये अनाउंसर चिल्लाते हुए अनाउंस करता है कि तो वेस्टर्न लैंड का डबल ड्रैगन गैदरिंग अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है। अब सिंगल और टीम फाइट्स के स्कोर टैली किए जाएंगे जिससे सेक्ट की रैंकिंग डिसाइड होगी और वेस्टर्न लैंड के टॉप 10 डिसेबल का भी अनाउंसमेंट होगा और असाइनमेंट देने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तुम सभी लोग भी आराम कर सकते हो। और अब सीन कट होता है, हम जुफेन को देखते हैं जो कि आराम कर रहा होता है कि तभी वंडरबॉल यंग जो कि बोलते हैं और स्टीवर्ट जो आखिर तुम सोच क्या रहे थे, तुम जीत गए फिर भी रिवॉर्ड छोड़ दिए। तुम्हें पता भी है कि 9 सेट का टॉप डिसेबल कितना कमाता है, तुमने बस अल्टीमेट क्लियरिटी सेट को बिना टेंशन के जीत दे दिए। पर तुम्हें पता है कि ये मुझे कितना दर्द देता है, तुम्हें पता भी कि हमारा सेट कितना बार हारा है। इस जीत से हम लोअर 3 सेक्ट से मिडिल 3 सेक्ट तक फिर सुपीरियर 3 सेक्ट तक जा सकते थे। और क्या तुम्हें पता है वनरेबल यंग आगे बोलने ही वाले होते कि जुफेन कहता कि और फिर हेवन की आप जाना चाहते हैं। और जुफेन की इस बात को सुनकर वनरेबल यंग जो कि वहीं पर चुप हो जाते हैं, जिसके बाद में जुफेन कहता है कि सबसे लंबी तीर पर ही सबसे ज्यादा हवा पड़ती है। डीमन स्कैमिंग सेक्ट एक छोटा सा लोअर 3 सेक्ट था और अब अचानक टॉप डॉग बन जाए, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत डेंजरस है? लोगों को सेल्फ अवेयरनेस चाहिए होती है और सेक्ट को भी। अगर पावर ही नहीं है उस स्टेटस को सपोर्ट करने के लिए तो वो गिर जाएगा। डबल ड्रैगन गैदरिंग के इंटरेस्ट के हिसाब से मैं नहीं चाहता कि वो इतनी जल्दी ऊपर तक चढ़ जाए। और हाँ, ज्यादा वेल्थ भी कभी कभी बोझ बन जाती है। डीमन स्कैमिंग सेक्ट भी अभी बहुत वीक है और इतना प्रेशर झेल नहीं सकता, इस वजह से वो आसानी से टारगेट बन जाएगा। और जिस पर वनरेबल गु कहते हैं कि हाँ जुफेन सही कह रहा है, हम अभी इस हालत में नहीं है कि टॉप सेक्ट बन सके, ये हमारे लिए काफी डेंजरस हो सकता है। और ये बात जो कि वनरेबल यंग भी समझ जाते हैं, जिस पर कहते हैं कि आखिर हम जैसे ग्रेट वनरेबल से इतने अंधे कैसे हो सकते हैं? सच में ये काफी शर्म वाली बात है। जुफेन शुक्र है कि इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में थी। और जिस पर जुफेन कहता है कि कोई भी एक ही हॉल में फेट नहीं बनना चाहिए, वरना जो कॉन्सेस आएंगे वो फायदे के लायक भी नहीं रहेंगे। और डबल ड्रैगन गैदरिंग में हमने बहुत अच्छा रिजल्ट कमाया है, इतना कि सेट का फ्यूचर और डेवलपमेंट काफी टाइम तक सिक्योर रहेगा। इसलिए एंड में रैंकिंग का ज्यादा मैटर नहीं करता, हमें फोकस करना चाहिए कि ये सब बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के हो। और ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ मौजूद बड़े सेट का बीच प्रॉपर चेक्स और बैलेंस बना रहे और यहीं पर हमें फोकस करना है। डबल ड्रैगन गैदरिंग में अंडरडॉग बनकर हक रिवॉर्ड पाना सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है हमारा इस प्लान का। असली जीत तो ये है कि हम बाकी के सेट के साथ में फ्रेंडली रिलेशन बना रहे हैं। तो मिडिल 3 सेक्ट में डीमन सोल सेक्ट अब हम पर एक फेवर लेता है, इसीलिए वो हमारे साथ में फ्रेंडली रहेंगे। और जहाँ तक बात रही शॉर्ट गोड सेट की, तो वो बैटल के थ्रू ही हमारे दोस्त बन गए थे और वो एक अच्छा अलाय रहना चाहिए। एंड गाइस, डीमन सोल सेक्ट और इस शॉर्ट गोड सेट के यंग मास्टर्स का भाई नाम बता देना प्लीज। और जिसके बाद में जुफेन जो कि अल्टीमेट क्लियरिटी सेट
के बारे में बताता है कि और अगर हम सुपीरियर 3 सेक्ट की बात करें तो भले ही मैंने येरिन को काफी ज्यादा कमजोर किया है, लेकिन वो किंग एक ऑनरेबल आदमी है और उसे क्लोज आना काफी इजी होना चाहिए। और अब बात रही हेलोइन फ्लेम की तो हमें उनसे अप्रोच करनी चाहिए। इधर हम वेनेबल यांग को देखते हैं जो कि हेलोइन फ्लेम के नाम सुनते ही वो काफी शौक हो जाते हैं। एंड इसी के साथ में हम क्विलिंग को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि स्टीवर्ट जी, लास्ट टाइम तो आपने ऑलमोस्ट जानवों को मार ही दिया था। जब वो हमसे इतना नफरत करता है तो आखिर हम उससे कैसे क्लोज हो सकते हैं। और जिस पर जुपैन कहता है कि आखिर तुम लोग कब सुधरोगे, तुम लोग एक बुक के कवर को देखकर उसे जज कैसे कर सकते हो, बस जाओ और जाकर अप्रोच करो। एंड गाइस ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। और यार सॉरी यार, मैं इतने दिनों से ना वीडियो नहीं ला पाया था, ठीक है, क्योंकि यार जहाँ पर मैंने अपने सिस्टर की शादी किया ना भाई, वहाँ वाले ना बहुत दिक्कत दे रहे उसे, बस इसी टेंशन में और थोड़ी सी घर के कुछ प्रॉब्लम्स थे भाई, केस वेस हो गया था मुझ पे खाली पीली। खैर अब मैं ठीक हूँ, ठीक है, तो अब मैं रिकवर हो चुका हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो नेक्स्ट एपिसोड में जुपिन जो कि बोल रहा होता है जैसे लव एंड हेट आर बोथ साइड ऑफ द सेम कॉइन। पिछली बार हम फाइट किए थे और फिर हेलोइन फ्लेम से मिलना, आई थिंक मुझे नहीं पता वो क्यों हुआ, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि ये सब हमारे बीच कोई बैड ब्लड नहीं रहा। और अगर इतनी डीप हेटेड खत्म हो जाए तो हम और भी ज्यादा क्लोजली बन जाएंगे। और अब हमें 4 सेट से फ्रेंडशिप बिल्ड करनी है। अल्टीमेट क्लियरिटी से हेलोइन फ्लेम, गॉड सेक्ट और डीमन सोल सेक्ट, ये सब बाद में हमें काफी प्रॉब्लम से बचने में हेल्प कर सकते हैं। कि तभी गेंगर बोलता है कि लेकिन हमने तो डीमन सोल सेक्ट के सिर्फ उनके चेहरा डिसाइपल से ही दोस्ती की है और इनमें से कोई वेंडरेबल्स नहीं है, वो अपने सेट को कैसे बोलेंगे कि हमें वो हेल्प करेंगे। और जिसका जवाब जुफेन देता है यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सब अभी डिसाइपल हैं, पर फ्यूचर में ये अपने सेट के पिलर बनेंगे। स्पेशली वो लोग जो यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे वो फ्यूचर के एमिनेंट फिगर होंगे। और इस हिसाब से घर पर बैठे ओल्ड टाइमर्स क्या इन फ्यूचर बिग शॉट को ऑफेंड करना चाहेंगे। जब तक सेट का फाउंडेशन थ्रेटन नहीं होता वो इन डिसाइपल की बात को मानेंगे। और वो किंग और येरिन जैसे लोग वो तो अपने सेट का फ्यूचर भी डिसाइड कर सकते हैं, इसीलिए उनके करीब जाना टोटली वर्थ इट रहेगा। और जुपिन की बातें सुनने के बाद वहाँ पर सारे लोग जो कि इस बात से एग्री करते हैं, लेकिन तभी यूमियर जो कि कहती कि आखिर हमें प्रॉब्लम हो ही क्या सकती है। और जिस पर जुपिन कहता है कि तुम छोड़ी लड़की, तुम्हें बिल्कुल भी सेंस नहीं है। इन डबल ड्रैगन गैदरिंग के दिनों में तुम्हें नहीं लगा कि कितने लोगों के तो हमने कर्ज किए हैं। हमें यूनिवर्सल राइटियर सेक्ट, हेवन थ्रिलिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट और बीस्ट टाइमिंग सेक्ट कह रहा हूँ, हमें ध्यान रखना होगा और क्यों वो हमेशा हेट करते हैं। आई एम श्योर तुम समझ रही हो। और तभी वेंडरवल यंग बोलते हैं कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उनके अगेंस्ट नहीं जाता। ये नया दोस्ती वाला ग्रुप हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे ये तो क्लियर भी नहीं है, लेकिन उन 4 सेक्ट को हमने सच में पीस ऑफ किया है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। और जिस पर जुपिन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि आप डिल्यूजन में डबल ड्रैगन गैदरिंग ज्वाइन करते ही डेथ मैचेस में किसी न किसी को तो ऑफेंड करना ही पड़ता है और यही आगे बढ़ने का तरीका है। बस फर्क इतना होता है कि किसे ऑफेंड करना और किसे अपने पास रखना है। बस गुड थिंग ये है कि जिन सेक्ट को हमने चूज किया है वो हमारे एनिमी से स्ट्रॉन्ग भी है और ज्यादा पैसे वाले भी है। यूनिवर्सल राइटियर सेक्ट को एग्जाम्पल लो, वो तो अपने ही लोग को थ्रो अवे कर देते हैं। अगर हमने उनके साथ पंगा ना भी लिया होता तो भी मैं उनके पास जाना नहीं चाहता। और एक और बात, इस वर्ल्ड में कोई एब्सोल्यूट नेचुरलिटी नहीं होती, या तो एलाइज होते हैं या एनिमीज। न्यूट्रल रहने वाले सबसे पहले ही टारगेट बनते हैं और इसीलिए मैंने बैटल्स के थ्रू एलाइज चूज किए हैं और तुम सबके फ्यूचर एनिमीज भी। जुबेन की बातें सुनने के बाद में क्यूलिंग जो कि शौक होते हुए कहता है कि आखिर तुम लोगों से आपका क्या मतलब है। जिस पर जुबेन कहता है कि तुम लोग को देर समय पता चली जाता और हमें यहाँ आने से पहले सेक्ट लीडर से बात कर ली थी। डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद मैं सेक्ट को छोड़ दूंगा। और ये सुनते ही हम देखते कि सारे लोग काफी शौक हो जाते हैं। एंड तभी जुबेन कहता है कि तो ऑलराइट, मुझे लेबर ऑफिस से उतना प्यार नहीं है, पर मैंने ही उसे उतना ऊंचाई तो ले गया हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि वो इतना डिस्ट्रक्शन का शिकार हो। और तुम सब फ्यूचर के बिग शॉट बनोगे तो अपने एलाइस और अपने एनिमीज को याद रखना, वरना डीमन स्कैमिंग सेक्ट भीड़ से ऊपर चाहते ही क्रम्बल हो जाएगा। एंड तभी वेंडरवल यंग जो कि शौक होकर चिल्लाते हैं, वेट तुम जा क्यों रहे हो, डबल ड्रैगन गैदरिंग का सारा क्रेडिट तुम्हें मिला है और सेक्ट लीडर तो तुम्हें। वेंडरवल यंग इतना बोल पाता है कि तभी जुपेन उसे रोक देता है और फिर कहता है कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं डीमन स्कैमिंग सेक्ट के साथ में सिर्फ एक डील की वजह से आया था और अब मैं अपना हिस्सा पूरा कर दिया है और अब टाइम आ गया कि मैं अपने घर जाऊं। और यार हम इन सारों को देखते हैं जो कि जुपिन की बातें सुनने के बाद में काफी निराश हो जाते हैं कि जुपिन के पास भी अपना एक घर है, उसने कभी भी डीमन स्कैमिंग सेक्ट को अपना घर समझा ही नहीं। वेंडरवल यंग जो कि जुपिन के सिचुएशन को समझते हुए कहता है कि तो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, आज से तुम्हारा घर सिर्फ एक नहीं है, लेबर ऑफिस के सारे डिसाइपल्स, एल्डर्स और वेंडरवल्स तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, चाहे तुम कभी भी वापस आओ, तुम हमेशा हमारा स्टीवर्ड जू रहोगे। एंड तभी यूलिंग कहती है कि लेबर ऑफिस के पास में कभी भी कोई स्टीवर्ड नहीं था, पर जब से स्टीवर्ड जू आए सब लोग तुम्हें इसी नाम से बुलाते रहे। ये बिल्कुल एक क्लैन जैसा लगता है, लेकिन अब हम सभी को और क्लोज आ जाना चाहिए ताकि हम यूनाइट खड़े हो सके और आउटसाइडर्स को रिपल कर सके। इधर हम जुपिन को देखते हैं जो कि इन सभी की बातें सुनने के बाद में इन सभी के साथ में बिताए हुए पल को याद कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे उस जगह से ज्यादा मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ उसे पावर हासिल करने का एक बेस समझता था, लेकिन ये भी झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने यहाँ कुछ पीछे जरूर छोड़ दिया है। बट
बदकिस्मती से ये वो जगह नहीं है जहाँ मैं रहना चाहता हूँ। एंड इसी के साथ में सीन कट होता है, हम देखते हैं कि रिजल्ट का समय आ जाता है और अनाउंसर जो कि एक सेट से इजाजत लेता है और फिर अनाउंस करने लगता है कि तो डबल ड्रैगन गैदरिंग में नन सेट की रैंकिंग तय हो चुकी है। एंड हम देखते हैं कि वहां पर सारे सेट के डिसाइपल्स जो कि अपने अपने रैंकिंग सुनने के लिए काफी लोग एक्साइटेड होते हैं और काफी लोग जो कि डरे होते हैं। एंड तभी एक सेट हेरन कहता है कि अब मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग में 9th सेट की पोजीशन को अनाउंस करने वाला हूं। तो सबसे पहले लास्ट लोअर 3 सेट से बात करते हैं और लोअर 3 सेट में जो सबसे लास्ट होता है वो होता है बेस्ट टाइमिंग सेट, जिसके बारे में सारे लोग बात करते हैं कि अरे ये तो वही सेट है ना, तो जुबिन के सिर्फ 1 ही 5 में हार गए थे, इनको तो 1 पॉइंट तक भी नहीं मिला और ये विड्रॉ भी हो गए थे, तो ये बॉटम पे आना तो बिल्कुल समझ में आता है। लेकिन एंड तभी एक सेट हेरन कहते हैं कि मिडिल 3 सेट के सबसे नीचे में। एंड इधर हम देखते हैं कि हेवन थ्रिल सेट की हालत काफी खराब होती है कि तभी एक्सिड हेरन कहते हैं कि तो मिडिल 3 सेट के सबसे नीचे डीमन सोल सेट है। एंड इधर हम देखते हैं कि डीमन सोल सेट के सेकंड यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर बात कर रहे होते हैं अपने इस रिजल्ट को लेकर, जिस पर सेकंड यंग मास्टर कहता है कि हम लोगों को उम्मीद थी कि हम रैंक पर ऊपर जाएंगे, लेकिन इसके बजाय हम मिडिल 3 सेट में सेकंड प्लेस से सीधा सबसे नीचे आ गए। और जिस पर थर्ड यंग मास्टर कहता है कि जब हम वापस घर जाएंगे तो हमें फादर जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो पक्का मार मार कर हमारी हालत खराब कर देंगे। इन कट उत्तर में हेवन थ्रिल सेट के इस लड़के को देखते हैं जो कि काफी डरा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि जब डिमन सोल सेट मिडिल 3 सेट में सबसे नीचे गिर जाएगा तो क्या हेवन थ्रिल सेट सीधा लोअर 3 सेट में गिर जाएगा। एंड फिर से एक्सिड आयरन कहता है कि अब बारी है सुपीरियर 3 सेट के सबसे नीचे की, तो सुपीरियर 3 सेट के सबसे लास्ट में है स्वॉर्ड गॉड सेट। एंड इस बात से हम देखते हैं कि स्वॉर्ड गॉड के सारे डिसाइपल्स काफी खुश हो जाते हैं और इधर वेन ताओ की तो खुशी अलग ही लेवल पर थी। वो चिल्लाते हुए कहता कि अब हम लोग भी सुपीरियर 3 सेट में एंटर कर गए हैं। और तभी वेन ताओ जो कि जुफेन को नोटिस करता है, जो कि जुफेन वहां पर काफी खामोश होता है, तभी जुफेन उसकी तरफ देखता है तो वेन ताओ जो कि उसकी तरफ एक स्माइल पास करता है। एंड इधर हम यूनिवर्सल सेट की चमन झंडू को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड गॉड को जीतता देख ये सोच रहा होता कि जब स्वॉर्ड गॉड सुपीरियर 3 सेट में एंटर कर गया है तो जरूर सुपीरियर 3 सेट में से कोई ना कोई नीचे गिरने वाला है, और आखिर कौन सा सेट गिरा है बताने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली सुपीरियर 3 सेट में सबसे वीक हम ही थे, ऐसा रिजल्ट तो डबल ड्रैगन गैदरिंग के हिस्ट्री में सबसे बुरा रिजल्ट है। अब जब वापस जाएंगे तो आखिर हम सेट में हैरप्स को क्या मुंह दिखाएंगे। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है मिस्टिकल हेवन सेट के इस वेल्डर को एंड ये भी काफी टेंशन में होते हैं। तभी अनाउंस होता है मिस्टिकल हेवन सेट को लोअर 3 सेट के मिड पोजीशन को दिया जाता है। एंड इसी के साथ हम एक्सिड हेरन को देखते हैं जो कि काफी सीरियस हो जाते हैं और मिडिल 3 सेट के सेकंड पोजीशन को यूनिवर्सल आरटीएस सेट को दिया जाता है। और ये सुनकर हम इस चमन झंडू को देखते हैं जो कि चिल्लाने लगता और कहने लगता है एक सेट आखिर आप क्या कर रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, यूनिवर्सल आरटीएस सेट तो एक सुपीरियर 3 सेट है, फिर ये इतना नीचे कैसे गिर गया। और जिस पर एक्सिड हेरन कहता है कि तुम्हें ये बात तो अपने स्कैमिंग माइंड से पूछनी चाहिए थी। जब तुमने हेलोन फ्लेम और अल्टीमेट क्रिएटिव सेट से फाइट की थी तब तुमने हमेशा अपनी पावर को होल्ड बैक की, इतना कि तुम्हें पॉइंट्स भी बहुत कम मिले। सुपीरियर 3 सेट के चैलेंज स्टेज में तुमने डीमन स्कैमिंग सेट को पूरी तरह से हरा दिया, लेकिन एंड में तुम्हारा स्कोर बिल्कुल गिर गया। इसी वजह से तुम्हारी करंट रैंकिंग सेकंड मिडिल 3 सेट पर ही रह गई। एक्सिड हेरन की बातें सुनने के बाद में इस चमन झंडू की होश उड़ जाती है और ये अपने घुटनों के बल नीचे गिर जाता है और फिर ये कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। सुपीरियर 3 सेट के सिंगल मैचेस सब मिलने वाले पॉइंट्स तो बाकी कैटेगरी से काफी ज्यादा होते हैं, फिर ये सब कैसे हुआ। जिस पर एक्सिड बाय में कहता है कि तुम राइट हो, पर वो इसलिए क्योंकि सुपीरियर 3 सेट के डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जब तुम प्रॉफिट करते हो तो पॉइंट डिडक्शन और भी ज्यादा बुरा होता है। तुम्हारी ये ग्रेट स्कैमिंग ही तुम्हें इतना नीचे ले आई है और उम्मीद करता हूँ कि सेकंड मिडिल 3 सेट बनने के बाद में तुम और तुम्हारा सेट थोड़ा शांत हो जाओ और अपने पाथ पर ध्यान दो और फेम या वेल्थ के लिए स्कैम्स बनाना छोड़ दो। तुम जानते हो स्कैमिंग हमेशा रिस्क के साथ आती है और अगर वो फेल हो जाए तो सारी मार खुद तुम्हें ही पड़नी है। एंड इसी के साथ में एक्सिड हेरन जो कि अनाउंस करते हैं कि सुपीरियर 3 सेट के मिड पोजीशन को आइलैंड फिल्म को दिया जाता है और जिस पर जानमो कहता है कि अरे यार सब कुछ बेकार हो गया। एंड इसी के साथ में अनाउंसर अनाउंस करता है कि अब टॉप पोजीशन अनाउंस करने का समय आ चुका है। लोअर 3 सेट का टॉप पोजीशन जो कि हेवन थ्रिलिंग सेट को दिया जाता है और इस बात से ये बंदा काफी गुस्सा होता है और ये अपने मन में सोच रहा होता है कि जैसा का एक्सपेक्टेड था, और ये जो कि जुफेन की तरफ देखकर सोच रहा होता है ये सब उस छोटे लोंडे की गलती है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, बस देखते रहना, तुम कहीं मुझे मिलना फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। एंड इसी के साथ में एक्सिड हेरन जो कि मिडिल 3 सेट के टॉप पोजीशन को अनाउंस करते हैं जो कि होता है डीमन स्कैमिंग सेट। एंड हम डीमन स्कैमिंग सेट को देखते हैं जो कि इस पोजीशन से ओके होते हैं कि तभी ये देखते
देखते हुए एक्सटेड हेरन कहते हैं कि लोअर 3 सेक्ट से सीधा मिडिल 3 सेक्ट के टॉप में जंप मारना ये बात पहले ही सबको अंदाजा थी, पर फिर भी इतने शांत रह पाना ये सचमुच में लाजवाब है। या फिर ये उनकी एक्सपेक्टेशन से सबसे कम था, क्योंकि उनका असली टारगेट तो सुपीरियर 3 सेक्ट था। खैर चलो फिर भी, तो अब सुपीरियर 3 सेक्ट का सबसे टॉप पोजीशन है अल्टीमेट क्लियरिटी सेक्ट। एंड इसी के साथ में हम हुक यू को देखते हैं जो कि जुबन की तरफ देखता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे उम्मीद है कि अगले डबल ड्रैगन गैदरिंग में हम इस बंदे से पंगा ना ले। एंड इसी के साथ में एक्सटेड बैम में कहते हैं कि तो अब डबल ड्रैगन गैदरिंग के रिजल्ट के हिसाब से सेक्रेड स्टोन का डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ इसी तरह होगा। और हाँ, सेक्रेड स्टोन बोले तो होली स्टोन ही बोल सकते हैं भाई, ये बोलने में काफी कूल लगता है। ठीक है, तो मैं होली स्टोन ही बोलूंगा। और तभी अनाउंस होती है कि सुपीरियर 3 सेक्ट में जो टॉप पर है अल्टीमेट क्लियरिटी सेट को मिलेगा 1 लाख होली स्टोन, होलियन फ्लेम को मिलेगा 50,000 और शॉर्ट गोड सेट को मिलेगा 30,000। मिडिल 3 सेक्ट में टॉप में डीमन स्कैमिंग सेट को मिलेंगे 10,000, यूनिवर्सल राइटिस सेट को मिलेंगे 5,000 और डीमन सोल सेट को मिलेंगे 3,000। एंड इधर हम वेरिएबल यंग को देखते हैं कि जिन्हें 10,000 होली स्टोन मिलने से काफी खुशी होती है और वो सोच रहे होते कि ये शायद उन सेट के लिए डजन्स ऑफ डबल ड्रैगन गैदरिंग से ज्यादा ही है जो नॉर्मली कमा लेते हैं। हम लोग तो सचमुच में अमीर हो गए हैं। एंड इसी के साथ में एक्सटेड बाय में फिर से अनाउंस करते हैं कि लोअर 3 सेट के टॉप में हेवन थ्रिलिंग सेट को मिलेंगे 1,000 होली स्टोन और मिस्टिकल हेवन सेट को 500 और बीस्ट टाइमिंग सेट को 300 और इस डबल ड्रैगन गैदरिंग का सेक्रेड स्टोन डिस्ट्रीब्यूशन कंसोल्ड हो चुकी है। तो तुम सभी का शुक्रिया है इतनी जेनरसिटी दिखाने के लिए। कि तभी हम मिस्टिकल हेवन सेट के इस एल्डर को देखते हैं जो कि हेवन थ्रिलिंग सेट के इस बंदे से कहता है कि यंग मास्टर रेन वो घटिया डीमन स्कैमिंग सेट काफी सेक्रेड स्टोन ले गया है, लेकिन उनके पास अभी भी मिडिल 3 सेट का पावर नहीं है और उन्हें अपनी नए स्टेटस तक पहुंचने के लिए कम से कम 100 साल लग जाएंगे। हमारे लिए काफी टाइम है अपना चांस लेने के लिए। एंड जिस पर हम यंग मास्टर रेन को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में तिरछी नजरों से वो कहता है कि ओहो क्या बात है। तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट भी ये सोचता है और मौका पाते ये बुड्ढा बोलते है कि यंग मास्टर रेन मेरे पास पहले से ही एक प्लान है। जिस पर रेन कहता है कि देखो उस लौंडे पर सिर्फ नजर रखना है, बस हमें सही मौके का इंतजार करना है, बस समय आने पर मुझे उम्मीद है कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट भागेगा नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि इस बुड्ढे के मन में कुछ और ही खिचड़ी पकड़ी होती है। ये अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरा तो बस इतना ही मकसद है कि टॉप 3 सेक्ट के गार्डियन सेक्ट के यंग मास्टर को बस थोड़ा सा कंफर्ट दे दूं और उन्हें डीमन स्कैमिंग सेक्ट की तेज बढ़ती ग्रोथ को रोकने के लिए मोटिवेट कर दूं। खैर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हेवन थ्रिलिंग सेक्ट के पास पहले से ही डीमन स्कैमिंग सेक्ट को हैंडल करने के लिए प्लान है और वो चाहते हैं कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट उनके साथ में जुड़ जाए। लेकिन क्या वो ये काम सीक्रेटली करेंगे या ओपनली? अगर ये कंट्रोल से बाहर हो गया तो डबल ड्रैगन मैनर बीच में आ जाएगा और हेवन थ्रिलिंग सेक्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इधर ये बुड्ढा इतना सोच ही रहा होता कि तभी यंग मास्टर रेन कहता कि फिक्र मत करो, मुझे पता कि तुम किस चीज के बारे में डरते हो। डबल ड्रैगन मैनर नहीं चाहता कि वेस्टर्न लैंड्स की पावर कम हो और वो हर सेट के बीच के कॉन्फ्लिक्ट पर नजर रखता है। लेकिन तुम्हें ये भी पता होनी चाहिए कि हर किसी के घर के मामले इतने इजीली सेटल नहीं होते हैं। रेन की बातें सुनने के बाद में ये बुड्ढा बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर यंग मास्टर रेन कहते हैं कि वो एक वुल्फ है शिप के कपड़े में, जैसे ही उसके पास में पावर आएगी वो आजाद होकर दौड़ेगा। डीमन स्कैमिंग सेक्ट में भी ऐसे हैं जिसे की ले लौंडा पसंद नहीं है। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है भाई कमेंट में जरूर बताना। फिर जब टाइम आएगा डीमन स्कैमिंग सेक्ट अपनी ड्यूटीज में इतना फेल करेंगे कि एक्सलेट भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और इधर हम इस बुड्ढे को देखते हैं जो कि यंग मास्टर रेन की बातें सुनने के बाद में वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये पागल इंसान अब क्या करने वाला है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं अनाउंसर की जो कि अनाउंस करता है कि तो अब डबल ड्रैगन गैदरिंग के इंडिविजुअल स्कोर की बारी है। तो अब वेस्टर्न लैंड के टॉप 10 डिसेबल और उनके रिवॉर्ड्स आ रहे हैं और हम देखते हैं कि इस बात से पब्लिक काफी एक्साइटेड हो रही होती है। और फिर अनाउंसर अनाउंस करता है कि इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में वेस्टर्न लैंड के 10th डिसेबल है डीमन सोल सेट का 3rd यंग मास्टर हान जिसे कि मिलते हैं 100 होली स्टोन और 9th पोजीशन पर है 2nd यंग मास्टर जिन्हें की मिलती है 200 होली स्टोन। एंड इसी के साथ में हम 2nd यंग मास्टर और 3rd यंग मास्टर को देखते हैं जो कि टॉप 10 में आने से ये लोग काफी खुश होते हैं। एंड इसी तरह से सभी की लिस्ट जारी की जाती है। 8th प्लेस पर होता है रेन कॉन्ग जिसे की 300 होली स्टोन मिलते हैं और 7th प्लेस पर होता है जियांग तियांग जिसे की 400 होली स्टोन मिलती है और 6th प्लेस पर होता है हान यूनफेंग जिसे की मिलते हैं 500 सेक्रेड
स्टोन, और 5th प्लेस पर होता है वेनताओ जिसे कि 600 होली स्टोन मिलते हैं, और 4th प्लेस पर होता है जुडेजू जिसे कि 700 होली स्टोन मिलते हैं, और 3rd प्लेस पर होता है यानवो जिसे कि 800 होली स्टोन मिलती है, और 2nd प्लेस पर होता है वुकिंग जिसे कि 900 होली स्टोन मिलते हैं। और इसी के साथ में अनाउंसर को देखते हैं जो कि अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है कि अब होती है फर्स्ट प्लेस की बारी, एंड हम देखते हैं जो कि ऑडियंस बात करने लगते हैं, जिसमें पहले कहता है कि इस डबल ड्रैगन गैदरिंग के 2 सबसे पावरफुल डिसाइपल्स है ज़ुपेन और येलिन, लेकिन फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ कि वेस्टर्न लैंड्स के टॉप 10 डिसाइपल में सिर्फ एक ही स्पॉट बची है, और फिर भी इन दोनों का नाम भी अनाउंस नहीं हुआ है। और तभी दूसरा लड़का जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि येलिन ऑलरेडी मर चुका है, इसलिए एक्सेड हायरन ने उसका नाम रैंकिंग में इंक्लूड किया ही नहीं। लेकिन तभी एक्सेड बैम जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि फर्स्ट प्लेस चाहता है येलिन को, और जिसे कि मिलते हैदर होली स्टोन। और इधर हम ऑडियंस को देखते हैं जो कि एक्सेड बैम के इस निर्णय से काफी शौक होते हैं, यहाँ तक कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट भी कुछ पब्लिक जो कि बात कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जो फाइनल विनर है उसे स्पॉट भी नहीं मिला, लेकिन जो हारा है उसे मिल गया है। और क्या डबल ड्रैगन मैनर के पास में डबल ड्रैगन गैदरिंग को लेकर कोई सैदी एजेंडा चल रहा है, और जिस पर दूसरा कहता है कि लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही सैडी हो गया है, क्या वो समझते हैं कि हम अंधे हैं कि हम रिजल्ट को नहीं समझ पाएंगे। एंड हम देखते हैं कि एक्सिड बैमे के इस अनाउंस से वहाँ पर पूरी ऑडियंस जो कि शांत हो जाती है। एंड इसी के साथ में हम एक्सिड बैमे को देखते हैं जो कि कहते हैं हजारों सालों से जिसका नाम फेयरनेस के लिए मशहूर था, वो डबल ड्रैगन मैनर अब एक लौंडे की वजह से सबके डाउट का सामना कर रहा है। ज़ुपेन में इतनी ज्यादा करिश्मा और पर्सनल चार्म है कि लोग उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड इसी के साथ में सीन काट होता है, हम हुकिंग को देखते हैं जो कि ज़ुपेन को खामोश देखकर सडनली वो चिल्लाते हुए कहता है कि एक्सेड आखिर ज़ुपेन टॉप 10 डिसाइपल में क्यों नहीं है। जैसे ही वो क्योंगियो ये सवाल एक्सेड पर उठाता है तो तभी एक्सेड हायरन की नजर उस पर पड़ती है और चिल्लाते हुए कहता है कि ये डबल ड्रैगन मैनर का रूल है, कोई भी इसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठा सकता। और एक्सेड हायरन की इस गुस्से को देख वहाँ पर पूरी ऑडियंस यहाँ तक कि पूरी स्टेडियम जो कि सन्नाटा छा जाती है। लेकिन तभी हम हुकिंग को देखते हैं जो कि एक स्माइल के साथ में वो फिर से कहता है कि एक्सेड अगर बात ऐसी है तो, और जब ये डबल ड्रैगन मैनर की रूल है तो मैं ज्यादा सवाल नहीं करूंगा, लेकिन एक्सेड से एक विनती है, मेरी और येलिन की एंट्री भी इस लिस्ट से हटा दीजिए। एंड हम देखते हैं कि हुकिंग के इस निर्णय से वहाँ पर सभी लोग फिर से शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि यानमो भी और उसके साथ में ज़ुपेन और दोनों एक्सेड भी। एंड फिर हुकिंग कहता है कि कृपया गुस्सा मत होइएगा एक्सेड, मेरा कोई दूसरा इरादा नहीं है, बस मैं अपना नाम एक बेकार सी रैंकिंग में नहीं देखना चाहता, और ना ही मैं डबल ड्रैगन मैनर की रैंकिंग को बदनाम भी करना चाहता हूँ। और मैं अपने सीनियर ब्रदर का स्वभाव सबसे अच्छा जानता हूँ, वो भी कभी ऐसी बेहक पोजीशन नहीं लेना चाहेगा जो उसके नाम के कलंक लगा दे। इधर एक्सेड हायरन जो कि हुकिंग की बातें सुनने के बाद में कहता है कि तो तुम्हारा मतलब है कि हमारी रैंकिंग ना इंसाफ थी और तुम्हारा बेइज्जती करती है। और जिस पर हुकिंग कहता है कि एक्सेलेंट आखिर अल्टीमेट क्रिएटिव सेट का एक डिसाइपल ऐसी बात कैसे कह सकता है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर जूनियर ब्रदर और मैं इस लिस्ट में रहे तो हम डबल ड्रैगन मैनर की रैंकिंग को बदनाम कर देंगे, और अगर ये पॉसिबल है तो हमें भी इस लिस्ट से हटा दीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने ब्रदर जू को हटाए हैं। एंड इधर हम ज़ुपेन को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है कि कोई हैरानी नहीं है कि तुम वेस्टर्न लैंड के टॉप डिसाइपल थे, तुम तो एक्सेड को भी हल्का सताना मारने की हिम्मत रखते हो। वो क्यों सच में तुम अब इंटरेस्टिंग लगने लगे हो। और अब ये 5वां चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है। तो भाई वीडियो अगर यहाँ तक आप लोग देख रहे हो तो यार वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अब यहाँ पर एंट्री होती है यानमो की जो कि कहता है अरे यार अगर तुम दोनों इस लिस्ट में नहीं हो तो ऑर्डर के अनुसार मैं इस वेस्टर्न लैंड का सबसे टॉप बन जाऊंगा। और वो हंसने लगता है और फिर कहता है कि हालांकि इन लोगों के बीच में मुझे किंग बनने में अच्छा नहीं लगता है, और इसीलिए बढ़िया यही रहेगा कि मैं भी इस लिस्ट से बाहर होना चाहूंगा। इधर ज़ुपेन और हुकिंग जो कि यानमो की बातें सुनने के बाद में काफी शौक होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है वेनताओ की जो कि कहता है ब्रदर यानमो तुम तो सबको मॉक कर रहे हो और किसी को भी नीचा दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन यंगर जनरेशन को भी तुम कम मत समझना। और हम स्वॉर्ड गॉड सेक्ट वाले सुपीरियर 3 सेक्ट में लास्ट में हैं, लेकिन अगली बार तुम्हारी जगह हम लेंगे, इसलिए भागो मत। खैर फिलहाल के लिए मैं भी तेरे साथ आ रहा हूँ। कि तभी जियन तियान और डीमन सोल सेक्ट का वेनताओ भी कहता है कि हाँ हम भी बाहर होते हैं इस लिस्ट से। एंड इसी के साथ में ये तीनों सेक्ट भी ज़ुपेन के साथ में मिल जाते हैं, और ये लोग जो कि एक्सेड से कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से अपने रैंकिंग को छोड़ रहे हैं। एंड इधर हम एक्सेड हायरन को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि ज़ुपेन ने इतनी बड़ी सेना को इकट्ठा करने में कामयाब रहा, और डबल ड्रैगन गैदरिंग के सिर्फ कुछ ही दिनों में ही 4 बड़े सेक्ट के डिसाइपल का दिल उसकी तरफ हो गया। लगता है ये जवान फ्यूचर में सचमुच में वेस्टरलैंड का सबसे नंबर 1 बंदा बनने वाला है। और फिर एक्सेड हायरन कहते हैं कि पहली चीज है डबल ड्रैगन गैदरिंग का रूल, ये सिंगल्स मैच पर बेस्ट होता है जिसमें तुम्हारी स्किल एलिवेट होती है, और इन मैचेस में ज़ुपेन ने सिर्फ लोअर 3 सेक्ट वाले मैचेस ही लड़े, तो चाहे वो कितना भी कमाल हो उसके पॉइंट्स नेचुरली कम ही रहेंगे। और बिल्कुल उसने लास्ट चैलेंज के टीम बैटल में जो कमाल दिखाया है उससे तो पूरा सीन सी अलग हो गया। इतना इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस देखकर कि रूल तोड़कर उसको
को रैंकिंग में डालना भी बिल्कुल रीजनेबल लगता है। पर लेकिन इधर हम सिस्टर चूचू को देखते हैं जो कि काफी सस्पेंस में चल जाती है। एंड फिर से एक्सेड हायरन को देखते हैं जो कि कहते हैं तो वेस्टर्न लैंड के टॉप 10 डिसेबल का फैसला हम ही करते हैं और जुपेन ने हमारी पूरी एवेल्यूएशन को ही पर्क कर दिया है। सीधी बात, हम उसके स्ट्रेंथ को अभी ठीक से मैच्योर भी नहीं कर पाए हैं। तुम लोग उसके लास्ट स्ट्राइक को ही ले लो। मैंने बीच में इंटरफेयर किया था, फिर भी उसने अपने अपोनेंट को इंजर्ड कर दिया। यूँ कहा जाए तो मैं भी उससे वो स्ट्राइक हार गया। हाँ, ये सिर्फ ज्यादा सावधानी रखने का मामला था, लेकिन फिर भी कि तभी जुपेन कहता है कि एक्सेड आप बात को कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। और जिस पर एक्सेड हायरन कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम दोनों अपनी स्ट्रेंथ को अच्छी से जानते हैं, फिर भी तुमने मेरे रहते हुए किसी को इंजर्ड किया है और ये खुद में ही कमाल है। इसी वजह से हमने तुम्हें जज करने का स्केल ही खो दिया है। और जिस पर तभी एक्सेड बाय में कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि तुम जवान हो और तुम्हारी अपनी प्राइड और बिलीव्स होते हैं, लेकिन हमारी भी होते हैं। और हाँ, जुपेन लिस्ट में इसलिए नहीं आया क्योंकि वो इस लायक नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इस लिस्ट से भी ऊपर चला गया है। और इसी वजह से हमने ये फैसला किया है कि हजारों सालों में पहली बार इस लिस्ट में एक और रैंक को ऐड किया जाए और वो है रैंक 0, द क्राउनलेस किंग जुफेन। और इसका मतलब है कि कोई भी उसे टाइटल या रिवॉर्ड दे ही नहीं सकता। और बात रही होली स्टोन की तो वो है 2000। एंड इसी के साथ में हम देखते कि जुफेन को सारे लोग जो कि कांग्रेस करने लगते हैं, लेकिन इधर हम देखते हैं मिस्टिकल हेवन साइड का इस चूतिए को जो कि काफी बुरी नजरों से देख रहा होता है। और दूसरी तरफ हेवन थ्रिलिंग साइड का यंग मास्टर रेन को वो भी जो काफी गुस्से से देख रहा होता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं लीजी को जो कि वो भी काफी गुस्से से देख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक्सेड बैमे की तरफ जो कि सभी लोग को शांत करते हैं और कहते हैं कि तो अब डबल ड्रैगन गैदरिंग जो कि खत्म हो चुका है और सारे सेट की रैंकिंग भी डिसाइड हो गई है। डिसेबल अब अपने अपने घर वापस जा सकते हैं और जो डिसेबल ट्रिपल ड्रैगन मैंडर में एंटर करेंगे उसके बारे में हमें थोड़ा टाइम चाहिए फैसला लेने के लिए। और बाद में मैं हर सेक्ट लीडर को एक जेट स्लिप भेजकर इन्फॉर्म कर दूंगा। इधर एक्सेड बैम में जो कि ये सब अनाउंस कर रहे होते हैं कि तभी इस बैरियर के बाहर होली माइंड में एक ब्लास्ट होती है। और जिस बात से दोनों एक्सेड काफी हैरान हो जाते हैं कि तभी काफी सारे एल्डर्स जो कि मॉनिटरिंग एरे को एक्टिवेट करने लगते हैं। जैसे ही मॉनिटरिंग एरे स्टार्ट होती है एंड वहाँ पर दिखाया जाता है कि जमीन जो कि बीचों बीच फट चुकी होती है और वहाँ पर होता है ड्रंकन पर्सन जो कि अभी भी अपने हाथ में शराब की बोतल लिए होता है। और उसे देखकर एक्सेड बैम में कहते हैं कि क्वेंगसेन आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। और जिस पर एक्सेड हायरन कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो हमें 1v1 चैलेंज कर रहा है। इधर सिस्टर चूचू की जूनियर सिस्टर कहती है कि सीनियर सिस्टर ये तो वही ड्रंकन पर्सन जो कि हमें स्मॉल टाउन में मिला था। और जिस पर रूहुआ कहती कि ये तो बिल्कुल वही है। और जुपेन ने कहा था कि ये वो एक अनफैथोमेबल एक्सपर्ट है और ये चीज हमें बाद में पता चला था, पर मैंने नहीं सोचा था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इतनी बड़ी स्ट्रेंथ गैप क्रिएट करने के लिए उसकी पावर जरूर ट्रेनिकल लेवल की होगी। और इधर हम जुपेन को देखते हैं जो कि उस ड्रैगन पर्सन को देखकर वो सोच रहा होता है कि लगता है वो उस केव में गया और वहाँ उसे उस होली वेपन नहीं मिला और उसने ये समझ लिया कि एक्सलेट नहीं उसे वहीं से शिफ्ट कर दिया है। और उसने गुस्से में इतना बड़ा ट्रेमर पैदा कर दिया ताकि एक्सेड मजबूरन होकर बाहर आ जाए। लेकिन अगर ये दोनों अगर सामने हो जाते हैं और तब उन्हें पता चल जाता है कि मैंने उस होली वेपन को चुरा लिया है तो सबसे पहले क्वेंगसेन और एक्सेड जो कि मुझे निपटेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मेरे पास अभी भी एक चांस होगा यहाँ से बचने के लिए। लेकिन एक मिनट, जब उनके बीच इतनी बदनामी है तो वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे और बिना भरोसा के मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगा ही। सबको पता था कि होली वेपन बहुत ही पावरफुल है, कोई भी उसे वाइल्ड नहीं कर सकता। इसलिए अगर होली वेपन गायब हो जाता है तो वो सिर्फ एक दूसरे में ही क्लू ढूंढने लगेंगे। और क्योंकि सिर्फ उन तीनों के पास ही इतनी अथॉरिटी है कि वो होली वेपन को फ्रीली मूव कर सकते हैं तो उनका शक मुझ पर नहीं जाएगा। खैर ये लोग इसके लिए लड़ भी क्यों न ले, लेकिन फिर भी एंड में सेटल कुछ भी नहीं होगा। और फिर जुपेन जो कि हंसने लगता है। जुपेन की इसी हंसी के साथ में ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। भाई साहब मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ भाई, मतलब 12 घंटा ड्यूटी करता हूँ फिर जाके वीडियो बनाता हूँ। खैर बाय बाय, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं कि क्वेंगसेन जो कि एक्सलेट से कह रहा होता है कि मेरी ताकत इन छोटे मोटे चोरों को दूर रखती है, लेकिन सेंट्रल एरिया के स्वॉर्ड स्टार एम्पायर के एक्सपेंशन से मेरी लगातार टक्कर होती रही है। वो हमेशा जंग छेड़ना चाहते थे। मुझे पहले लगता था कि चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मेरा ये छोटा सा स्लाइस ऑफ हेवन उनके लिए इनसिग्निफिकेंट होगा और कम से कम इस बात पर तो वो मुझसे बात करेंगे कि मैं एक जेनेसिस स्टेज का एक्सपर्ट हूँ। लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो ओल्ड कमीना सीधा मेरे पास आएगा और एक बेट लगा देगा। अगर मैं हार गया तो मेरी जमीन को पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। और हम क्वेंगसेन को देखते हैं जो कि ये बोलते हुए काफी गुस्सा में होता है। सीन कट होता है, हम एक्सेड हायरन को देखते हैं जो कि कहते हैं ओह तो वो बुढ़ा कमीना अब तुम्हारे लिए आ रहा है। और जिस पर क्वेंगसेन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मास्टर हमेशा स्मार्ट होते हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मेरी जगह सिर्फ एक छोटी सी एम्पायर का साइज की है, ना वहाँ कोई खास दौलत है और ना ही किसी के साथ में दुश्मनी। फिर आखिर ऐसा क्यों था कि इतने बड़े ग्रेट स्वॉर्ड स्टार एम्पायर को खुद उनके पीछे आना पड़ा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब मैं उस बुढ़े को मार दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। एंड वो काफी सीरियस हो जाता है फाइट के लिए।
लिए। इधर हम दोनों एक्सेट को देखते हैं जो कि वो लोग भी काफी सीरियस हो जाते हैं। एंड इधर क्वेंग सेन कहता है कि वो ओल्ड कमीना सालों सालों से सेक्युलरिज्म में था और अब जब वो बाहर आया है और उसकी पावर पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है तो वो सीधा बड़ा खेल खेलना चाहता है। चारों लैंड्स खतरे में है और मुझे उम्मीद है कि मास्टर तैयार होंगे वही फ्यूचर के साथ। मैंने देखा है कि इस बार का डबल ड्रैगन गैदरिंग में कुछ अच्छे सीड्स मौजूद हैं जो शायद वेस्टर्न लैंड को थोड़ी सी उम्मीद दे सकते हैं। और जिस पर एक्सेट हायरन कहते हैं कि देखो यार बस मुझे ये नहीं पता कि मुझे तुम्हें स्वॉर्ड देनी चाहिए या नहीं। और जिस पर क्वेंग सेन कहता है कि आखिर तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे कि मैं स्वॉर्ड के बिना हार जाऊंगा, लेकिन अगर आप ये मुझे दे देते हो तो हो सकता है कि ये वही स्वॉर्ड बन जाए जिसके जरिए वेस्टर्न लैंड्स खून से बह जाए। अगर मैं मास्टर की जगह होता तो मुझे पता है कि मैं भी उतना ही कॉन्फ्लिक्ट होता, क्योंकि अगर केस वही है पुराने एग्रीमेंट की तरह कि हमारी पावर ही डिसाइड करेगी तो अब देखो। एंड इसी के साथ में वो अपने पावर को अनलिस्ट करता है। इधर हम दोनों एक्सेट को देखते हैं जो कि ये लोग भी सीरियस होते हुए अपने पावर को अनलिस्ट करते हैं। एंड हम देखते हैं कि इन तीनों के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है। एंड इधर हम ज़ूफेन को देखते हैं जो कि इन तीनों को फाइट करता हुआ देख के काफी खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी इधर हम दोनों एक्सेट को देखते हैं जो कि ये दोनों अपने कंबाइन अटैक को रेडी करने लगते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के ऊपर एक रेड और एक येलो कलर की ड्रैगन जो कि घूमने लगती है। और इस टेक्निक का नाम होता है डबल ड्रैगन आर्ट, डबल ड्रैगन मर्जिंग फॉर्म सी। और एक्सेलेट जो कि अपने पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देते हैं और वो लोग जो कि डायरेक्ट क्वेंग सेन पर अटैक कर देते हैं। हम देखते कि ये दोनों एनर्जी से बने हुए ड्रैगन जो कि क्वेंग सेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर हम क्वेंग सेन को देखते हैं जो कि अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाता है और इसके अंदर से एनर्जी निकलती है जो कि आसमान की तरफ जाती है। आसमान में जो कि पूरी तरह से काले बादल छाए होते हैं। एंड इसी के साथ में आसमान में जो कि लाइट चमकने लगती है और क्वेंग सेन जो कि अपने हाथ को नीचे लेता है। एंड हम देखते हैं कि आसमान को चीरते हुए काफी बड़ा स्वॉर्ड जो कि आने लगती है और जो कि दोनों एक्सेलेट के अटैक से जाके टकरा जाती है। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और जिसके कारण वहाँ पर पूरी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। इधर हम एरेना में देखते हैं जहाँ पर ऑडियंस इस मैच को देख रही होती है लेकिन पूरी स्क्रीन ही ब्लैंक हो जाती है। एंड इसी के साथ में सीन कट होता है और हम क्वेंग सेन को देखते हैं जो कि इंजर्ड हो गया होता है। लेकिन साथ ही हम एक्सेलेट्स को देखते हैं जो कि ये दोनों भी इंजर्ड हो गए होते हैं। एंड हम देखते हैं कि ये तीनों अभी भी आमने सामने खड़े होते हैं। एंड तभी सीन कट होता है, हम देखते हैं एरेना में जहाँ पर स्क्रीन फिर से वापस आ जाती है। इधर यानमो जो कि स्क्रीन में देखते हुए कह रहा होता है कि डैन क्वेंग सेन वाकई अपने रेपुटेशन पर पूरा उतरा है। वेस्टर्न लैंड का बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट, दो ओपोनेंट से अकेला लड़कर उन्हें ड्रॉ तक होल्ड कर लेना, वो सच में इस टाइटल का पूरा हकदार है। एंड इसी के साथ में सीन कट होता है, हम देखते हैं कि ये तीनों अभी भी अपने आमने सामने खड़े होते हैं। तभी एक्सेट हायरन जो कि कुछ सोचते हुए डैन क्वेंग सेन से कहता है कि सेन तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पर एक्सेट में कहते हैं कि भाई बुड्ढे तुम पागल तो नहीं हो गए, आखिर तुम क्या बकचोदी कर रहे हो। और इधर डैन क्वेंग सेन जो कि ये भी काफी इंजर्ड होता है और जिसके बाद में सेन कहता है कि आप दोनों मास्टर अभी भी वैसे ही जैसे पहले थे, आप वेस्टर्न लैंड का स्टेबिलिटी के लिए आप खुद की कुर्बानी कर रहे हैं। एंड ये कहने के साथ ही डैन क्वेंग सेन जो कि वहाँ से चला जाता है और जिसके बाद में एक्सेट में जो कि हायरन से कहते हैं कि अबे बुड्ढे क्या तुम सच में उसे उस स्वॉर्ड को लेने देने वाले हो। और जिस पर एक्सेट हायरन कहते हैं कि केव से उस चीज का कोई भी ट्रेस नहीं मिला, इसका मतलब है कि वही उसे अपने पास रखे हुए है। उसने इतना बड़ा हंगामा सिर्फ इसलिए किया और हमें ओपनली कॉल आउट किया ताकि ये प्रूव कर सके कि वो उस स्वॉर्ड को ओपनली ले सकता है। और जिस पर एक्सेट में कहते हैं कि लेकिन फिर भी अगर वो हार भी जाए मुझे नहीं लगता कि वो उस तलवार को वहाँ पर छोड़कर जाने वाला है। और जिस पर एक्सेट हायरन कहते हैं कि दो लोग एक के खिलाफ होने के बावजूद हम दोनों बराबरी पर आ गए हैं, अगर उसने तलवार निकाल ली होती तो हम आसानी से हार जाते, लेकिन आखिर उसने ऐसा किया क्यों नहीं। और जिसके बाद में एक्सेट में कहते हैं कि बुड्ढे तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमने उसे तलवार देने का प्लान बनाया था लेकिन जैसे उसने कहा सेंट्रल एरिया का वो बुड्ढा कमीना मूव कर चुका है और अगर हम लॉन्च का ट्रेजर हमारे पास नहीं हुआ। और जिसके बाद में एक्सेट हायरन कहते हैं कि जो होना तो वो होगा ही, जब वो बुड्ढा कमीना सेंट्रल एरिया की डिवाइन स्वॉर्ड लेकर हमारे पास आएगा तब भी हम उसके मैच में नहीं होंगे। इससे बेहतर कि हम इस स्वॉर्ड को सेन को दे दें, उसे अपना पूरा जोर लगाने दो, फिर आउटकम जो भी हो हमें कोई रिग्रेट नहीं होगा क्योंकि वो पहले से ही हम दोनों से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। और जिस पर एक्सेट में कहता है कि हाँ हमने हेवन रीचिंग पवेलियन का एंट्रेंस को सील कर दिया था लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी खुली तरह सामने आकर इस तरह तलवार ले जाएगा। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर वो अंदर आया कैसे, क्या वो सचमुच में हमारी नाक के नीचे से निकल गया। एंड इसी के साथ में ये वाली चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। एंड भाई साहब मैं अभी भी ड्यूटी पर से आया हूँ, 2 रोटी खा के वीडियो बनाने बैठा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
तो ये एपिसोड भी वहीं से स्टार्ट होती है एंड हम एक्सलेड आयरन को देखते हैं जो कि कहते हैं हाँ उसने स्वॉर्ड ले लिए तो क्या ही फर्क पड़ता है, हमें अदर 3 लैंड के एक्सपर्ट से टच में रहना होगा और उस बुढ़े कमीने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एंड इसी के साथ में हम क्विंगसेन को देखते हैं जो कि वो हवा में उड़ रहा होता है और काफी टेंशन में होता है। वो सोच रहा होता है कि मेरे करंट पावर के हिसाब से मैं इन दोनों एक्सलेट से एक साथ में नहीं लड़ सकता, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों एक्सलेट जो कि मुझे वो स्वॉर्ड देने वाले हैं। एंड इसी के साथ में सिंह का तरह हम डबल ड्रैगन मैनर के अंदर देखते हैं जहाँ पर जुपेन जो कि हंस रहा होता है ये सोचते हुए कि ये परफेक्ट हुआ है, मैंने डैन क्विंगसेन जो कि इस वेस्टर्न लैंड का बेस्ट मास्टर है मैंने उसे बेवकूफ बना दिया और सारा गलती जो कि उसी पर लगा दिया और उससे अभी तक रियलाइज भी नहीं हुआ है। डैन क्विंगसेन ये सोच रहा है कि ये स्वॉर्ड जो कि एक्सलेट के पास में है और एक्सलेट ये सोच रहे हैं कि ये स्वॉर्ड उसने ले लिया है, लेकिन एक चीज जिसने कोई इमेजिन भी नहीं किया होगा कि वो स्वॉर्ड मेरे मजबूत हाथों में है। और जुपेन जो कि ये सोचते हुए हंस रहा होता है और जो कि वनरेबल यंग से देख लेते हैं और कहता है कि आखिर तुम्हें अचानक क्या हुआ है जो तुम इस तरह से हंस रहे हो। और जिस पर जुपेन कहता है कि क्यों हमारा सेक्ट मिडिल 3 सेक्ट में आ गया है तो क्या ये कारण नहीं है सेलिब्रेट करने का। और जिस पर वनरेबल यंग कहता है कि लेकिन एक्सलेट ने तो अब इसमें पहले ये अनाउंस किया है लेकिन तुम अभी क्यों हंस रहे हो। जिस पर जुपेन कहता है कि और यार मैं अभी हंस रहा हूँ या उस समय हंसू बात तो एक ही है। और ये बोलते हुए जुपेन वहाँ से जाने लगता है और वनरेबल यंग जो कि जुपेन को इस तरह से हरकतें करता है देखो सुतरा होता है कि घंटा हो गया है और ये सेलिब्रेट अभी कर रहा है। फिर कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी स्टीवर्ट जो काफी मिस्टीरियस पर्सन लगते हैं। और जिसके बाद वनरेबल यंग जो कि वहाँ से जाते हुए कहते कि जुपेन तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, जल्दी से ठीक हो जाओ कि वहाँ पर जाने के बाद एक काफी अच्छी सी लंबी सी स्पीच देने वाला हूँ। इसी के साथ में जुपेन जैसे ही अपने कमरे की गेट खोलता है और कमरे में एंटर करता है कि तभी उसके कमरे के अंदर में डैन क्विंगसेन पहले से खड़ा होता है और वो कहते हैं कि बच्चे कुछ दिन में तुम्हें भी पता चल जाना चाहिए और सच में मुझे तुम्हें छोड़ना काफी मुश्किल लगता है, भले ही हम कुछ ही दिन पहले क्यों न मिले हैं। लेकिन इधर जुपेन काफी शौक में होता है और जिसके बाद में जुपेन जो कि अपनी फेक स्माइल के साथ में कहता है कि सीनियर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और साथ ही जुपेन सोच रहा होता है कि कहीं से कुछ पता तो नहीं चल गया। और जिसके बाद में क्विंगसेन कहते हैं कि देखो यार मैं फेल हो गया और ये दोनों एक्सपर्ट काफी पावरफुल है, उन्होंने मुझे वो स्वॉर्ड दिया भी नहीं। और जिस पर जुपेन जो कि उसकी बुराई करते हुए कहते कि यार नहीं, मैंने सीनियर को देखा कि आपने एक्सलेट को काफी अच्छा टक्कर दिया है और पूरे वेस्टर्न लैंड में उस स्वॉर्ड को कोई और नहीं बल्कि आप ही सिर्फ चला सकते हैं। और इधर डैन क्विंगसेन जो कि जुपेन की चिकनी चुपड़ी बातें सुनने के बाद में उसे कहता है कि अबे होशियार बच्चे, तुम्हारी ये चापलूसी बहुत हुई, देखो ये एक ड्रॉ हो या हार ये फिर भी हारी है और इसीलिए मैं इस स्वॉर्ड का योग्य नहीं हूँ, इसीलिए अगली फाइट में हालात और भी बिगड़ने वाली है। और जिस पर जुपेन पूछता है क्या आप एक और लड़ाई लड़ने वाले हैं। और जिस पर क्विंगसेन कहता है कि सेंट्रल एरिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनविजिबल स्वॉर्ड है और उसके 10 मूव में भी टिकना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। जुपेन जो कि शौक होते हुए कहता है कि सीनियर आप इतने पावरफुल है लेकिन फिर भी आप उसके 10 मूव में भी नहीं टिक सकते, आखिर वो कितना पावरफुल है और क्या वेस्टर्न लैंड और सेंट्रल एरिया के बीच में इतना फासला है। और जिस पर क्विंगसेन कहते हैं कि हमेशा आपसे कोई ना कोई ताकतवर रहता है और वैसे भी वेस्टर्न लैंड में पावरफुल होने का क्या ही मतलब है जब आप सेंट्रल एरिया में टॉप 10 में भी नहीं आते हैं तो। और ये सुनने के बाद में जुपेन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ओवरऑल सेंट्रल एरिया और वेस्टर्न लैंड में स्ट्रेंथ का बहुत ज्यादा ही बड़ा गैप है, लेकिन इतने सारे सेंट्रल एरिया में एक्सपर्ट क्यों है। और जिसके बाद में क्विंगसेन जो कि जुपेन से कहते हैं कि पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ सेंट्रल एरिया ही डिफरेंस है, अदर 4 से तुम्हें पता है क्यों। और इधर जुपेन जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं यहाँ का हूँ ही नहीं तो आखिर मुझे ये बकवास कैसे पता होगा। कि तभी डैन क्विंगसेन कहते हैं कि ये उनके स्ट्रक्चर है, 4 लैंड्स पर सेक्ट का शासन है और सैकड़ों साम्राज्य उनकी सेवा में है जो कि उन्हें एक लूज फोर्स बनाती है, क्योंकि जब युद्ध की बारी आती है तो स्टिल एम्पायर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। लेकिन बात करें सेंट्रल एरिया की तो वहाँ पर ये चीजें बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर वो वर्ल्ड मॉन्स्टर है और एक बहुत बड़ा एम्पायर स्वॉर्ड स्टार एम्पायर इनविजिबल स्वॉर्ड और इनके एंसेस्टर ने 10,000 साल पहले ही इस एम्पायर को फाउंड किया था। और वो बंदा सिर्फ पावरफुल ही नहीं है बल्कि उसने तो अपने आसपास के नेशन और सेक्ट को अब अपने अंदर स्वेलो कर लिया जब वो अपने इस फॉर्म में था भी नहीं। और एक ऐसा एरिया जहाँ पर सिर्फ एक ही एम्पायर रूल करती है। और इधर जुपेन जो कि टोटली शौक होता है वो कहता है कि क्या आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक पूरे एरिया को एक एम्पायर रूल कर रही हो, आखिर क्या ये संभव हो सकता है। और जुपेन अपने मन में सोच रहा होता है कि कोई आश्चर्य नहीं कि सेंट्रल एरिया इतना पावरफुल है और एक एम्पायर के साथ, और नो डाउट कि ये इतने सारे अपने कॉन्फ्लिक्ट एम्पायर से काफी ज्यादा फास्ट डेवलपमेंट कर रहा है। तभी क्विंगसेन कहते हैं कि बच्चा मुझे पता है कि तुम एक मैन ऑफ एम्बिशन हो और तुम्हारे पास में उस ओल्ड कमीने बुढ़े का थोड़ा सा नेचर भी है, इसलिए तुम अपने हीरोज को लीड करो और अपना इलाका को बचा लो। लेकिन तुमको जल्दी करनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग बननी चाहिए क्योंकि सेंट्रल एरिया अब मूव कर रहा है। खैर इसमें अभी बहुत समय लगेगा लेकिन तुम बहुत छोटे भी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। और जिस पर जुपेन जो कि शौक होते हुए कहता है कि लेकिन 1 मिनट, आखिर मुझे इसमें क्या लेना देना है। जिस पर क्विंगसेन कहता है कि उस बुढ़े को हजारों साल लग गए अपने टहनी से एम्पायर को रूल करने में पूरे सेंट्रल एरिया में, लेकिन अब उसकी नजर वर्ल्ड पर पहुंच गया है और जिसमें कि सभी लोग इन्वॉल्व है, यहाँ तक कि तुम भी। और जब वो समय आएगा तो सभी को उसमें समा जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारा तियान्यू एम्पायर भी। जुपेन जैसे ही तियान्यू एम्पायर की बात सुनता है तो वो काफी शौक हो जाता है। इसी के साथ में ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।
एंड हम देखते कि जुफेन जो कि सोच रहा होता है कि मैं कल्टीवेशन में फोकस करना चाहता हूँ ताकि मैं जल्दी से सेक्रेट डोमेन में जा सकूं। लेकिन जैसे कि ड्वेन क्विंसन ने कहा कि जो कि 5 लैंड पर जल्दी आने वाली है, तो लूक लैंड के लिए इस गड़बड़ी में ना फंसना मुश्किल होगा। शायद मुझे कुछ चीजों को लेकर तैयार कर लेनी चाहिए ताकि मैं आराम से वहाँ पर जा सकूं। तभी क्विंसन कहता है कि बच्चे मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ कि वेस्टर्न लैंड के बच्चे अभी भी सिर्फ पैर पे खड़े हुए हैं, उन्होंने अभी तक बाहर की दुनिया देखी भी नहीं। और एक बात और, तुम उस लड़की का ख्याल रखना और अपने लोगों का भी। और जिस पर जुफेन बोलता है कि ओ प्लीज मैं डीमन हूँ और आखिर में एक लड़के का ख्याल क्यों रखूंगा। और जिस पर क्विंसन कहते हैं कि देखो यार, इसमें डिमोनिक हो या रातियास, इससे कोई भी लेना देना नहीं है, भाई लड़की का चक्कर है बाबू, ये लड़की का चक्कर। और वैसे भी लास्ट में तुम एक मैन ही हो, और तुम ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे तुम बाद में रिग्रेट करोगे, क्योंकि डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद में फिर से मिलना काफी मुश्किल होगा। एंड इसी के साथ में सीन कटोतरा में 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है कि तभी हम देखते हैं कि जुफेन के कमरे के बाहर में स्वेंगर और योंगलिंग होती है। योंगलिंग जो कि कहती है जुफेन, स्वेंगर और हम जो कि तियान्यू एम्पायर वापस जा रहे हैं, या तुम हमारे साथ में चलोगे। जिस पर जुफेन कहता है कि मैं अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ हूँ, इसीलिए मुझे ठीक से जाने के लिए 10 दिन और लगेंगे। और जिस पर योंगलिंग कहती है कि देखो आराम से, क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई है नहीं। और जिस पर जुफेन कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे कितने दुश्मन है, लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा सेफ रहना पड़ेगा और आप माफ करना कि मैं तुम लोग के साथ में नहीं आ पाऊंगा। और जिस पर स्विंगर कहती है कि वो ठीक कह रहा है, अगर उसके लिए कोई घात लगाया भी होगा तो उससे तो अच्छा ही है। और जिस पर योंगलिंग कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हम पहले निकलेंगे और तुम्हारा इंतजार नहीं कर पाएंगे। और फिर जुफेन कहता है कि आखिर तुम दोनों लड़कियां अकेले जाने से नहीं डरते और तुम लोग आखिर कुछ दिन रुकते क्यों नहीं है, हम फिर साथ में चलेंगे। और जुफेन जैसे ही साथ चलने वाली बात कहता है तो हम योंगलिंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है क्या सच में। लेकिन जब योंगलिंग जो कि स्वेंगर को देखती है तब वो देखती कि वो तो भाई लाल हो रही होती है। और जिस पर योंगलिंग कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, हम सिस्टर क्विंसन के साथ में वापस चलेंगे, क्योंकि हम लड़कियां वाली बहुत सारी बातें भी करेंगे और वैसे भी हम तुम्हारे माइंड को फिगर आउट नहीं कर सकते हैं। और इधर योंगलिंग जो कि कुछ अश्लील बातें बोलने ही वाली होती है कि तभी स्वेंगर उसके मुंह को बंद कर देती है। कि तभी जुफेन कहता है कि क्या मिस्टिकल हेवन सेक्टर भी जा रही है। और योंगलिंग के मुंह से हाथ सुनते ही जुफेन उस कमरे से बाहर निकल जाता है। इसी के साथ में इधर हम देखते हैं कि मिस्टिकल हेवन सेक्टर जो कि जा रही होती है कि तभी क्विंसन के सिस्टर जो कि पीछे देखते हैं जहाँ पर जुफेन खड़ा होता है, और सिस्टर चूचू से बताती कि वो यहाँ पर आ गया है। इधर सिस्टर चूचू जो कि जुफेन की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराती है। इधर हम जुफेन को भी देखते हैं जो कि सिस्टर चूचू की तरफ काफी मासूमियत से देख रहा होता है। कि तभी सिस्टर चूचू जो कि उसके पास जाते हुए उससे पूछती है कि अभी तुम कैसा फील कर रहे हो। जिस पर जुफेन कहता है कि बहुत बेहतर, और आप क्यों पूछ रही हो, थोड़ी देर नहीं हो गई। और जिस पर सिस्टर चूचू जो कि हंसते हुए कहती कि हाँ इसलिए कि स्टीवर्ट जू को अकेला रहना पसंद है, बकबक नहीं। तो आखिर आप मुझे ना देखने के लिए ब्लेम क्यों कर रहे हैं। एंड इधर हम जुफेन को देखते हैं जो कि कुछ देर तक सिस्टर चूचू को देखते रहता है। एंड फिर लुक एट दैट भाई, जुफेन को भाई मतलब देखो यार, इस बंदे को भाई लव में देखना मतलब भाई मुझे एम्बेरसिंग हो रहा है। खैर छोड़ो भाई, मैं पढ़ता हूँ। एंड जुफेन अपनी भारी आवाज, मतलब भारी में नहीं, मतलब अपनी कोमल आवाज में कहता है कि तुम मुझे सिर्फ आधा साल दो, उसके बाद मैं उस समय का तुम्हें जवाब दूंगा। और जुफेन की इन बातों को सुनने के बाद में हम सिस्टर चूचू को देखते हैं जो कि भाई अंदर से तो काफी शौक हो गई है कि भाई मतलब इस तरह के इंसान से इतनी कोमल आवाज सुनना, मतलब भाई धन्य हो गई होगी ये लड़की, मतलब बयान नहीं कर रहा हूं मैं। और फिर सिस्टर चूचू जो कि वहां से रोते हुए निकलने लगती है। तभी उनके पास एक लड़कियां कहती कि सिस्टर चूचू आखिर क्या गलत है। और इस पर सिस्टर चूचू कहती कि फाइनली वो मुझे जवाब देने वाला है। और पीछे हम इस चूती को देखते हैं जो कि मन ही मन काफी खुश हो रहा होता है और ये अपने मन में कह रहा होता है कि भाई आधा साल ये मेरे लिए बहुत है। एंड इसी के साथ में 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जुफेन अपने कमरे के दरवाजे को खोलता है और उसके कमरे के बाहर में होते हैं वेनरेबल यंग, जो कि जुफेन से कहते हैं कि हाँ भाई जुफेन, अब तुम ही बचे हो, क्या हम जा सकते हैं। और हाँ, मैंने सेक्ट में एक मैसेज को भी भेज दिया जहाँ पर मैंने लिखा कि हम 2 महीने में वापस आ रहे हैं और एक गुड न्यूज भी देने वाले हैं। और जिस पर जुफेन कहते हैं कि यार तुम्हें उन्हें बता देनी चाहिए था, आखिर उन्हें इतना वेट क्यों करवा रहे हो। जिस पर वेनरेबल यंग कहते हैं कि इससे चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, क्योंकि यार हमने अपनी जान को जोखिम में डाली है और वो लोग बस न्यूज का इंतजार कर रहे हैं, वो भी बैठे बैठे। इतना इजी से थोड़ी दे दूंगा मैं, और तुम वैसे भी जाने वाले हो, मैं अभी भी मौका है तो उन बुढ़े मूर्ख से बदला लेने का यही मौका है और तुम्हें इस्तेमाल भी कर लेनी चाहिए। और वैसे भी वो लोग इतना गुस्सा भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम उन्हें एक खुशखबरी देंगे तो वो लोग वैसे भी शांत ही हो जाएंगे। एंड हम देखते हैं कि सारे लोग काफी खुश होते हैं। तभी जुफेन के पीछे से एक आवाज आती है, क्या जुफेन तुम डीमन स्टेमिंग साइड को छोड़ रहे हो। एंड हम देखते हैं कि वो योंगलिंग और स्वेंगर होती है। योंगलिंग कहती है कि बेहतर होगा कि तुम अपना एक स्पष्ट जगह बता दो ताकि हम तुम्हें बाद में ढूंढ पाएंगे। और जिस पर जुफेन एक बेहतर स्माइल के साथ में कहा था कि मैं अपना घर जा रहा हूँ। और इसी के साथ में ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। एंड गाइस मैं अगला चैप्टर 2 से 3 दिन में लाऊंगा ताकि वीडियो थोड़ी लंबी और बड़ी बने। और तुम लोग एक प्यार से कमेंट कर देना ताकि मुझे ये तो उम्मीद रहेगी ना कि मेरे सब्सक्राइबर्स मतलब मेरी फैमिली अभी भी मेरे साथ में है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।